नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विजय माल्या ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी के तीसरे नोटिस को भी अभी तक जवाब नहीं दिया। माल्या को कल ईडी के सामने पेश होना है और अगर माल्या कल पेश नहीं होते तो ईडी पीएमएलए कोर्ट में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट की अर्जी दे सकती है। तो वहीं ईडी ने आरबीआई से भी स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देते वक्त किस प्रक्रिया का पालन किया गया। 17 बैंकों ने किंगफिशर के लोन अकाउंट के दस्तावेज ईडी के पास जमा किए हैं। ईडी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग में किस प्रक्रिया का पालन किया गया। तो माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, पीएमएलए कोर्ट में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट की अर्जी दी जा सकती है। और तरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तीसरे नोटिस का भी जवाब चूंकि विजय माल्या की तरफ से नहीं दिया गया है, तो आने वाले दिनों में क्या माना जाए, विजय माल्या की मुश्किलें पहले से भी ज्यादा कितनी बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि विजय माल्या कल यदि पेश नहीं होते हैं तो सोमवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए कोर्ट जाकर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। ये जो हमारे सोर्सेज हैं ये हमें बता रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे निकलती हुई आ रही है वो ये है कि रिजर्व बैंक के जो उस समय के एम्प्लॉयज हैं वो भी अभी ईडी की रडार पर हैं, क्योंकि ईडी जानना चाहती है कि 17 बैंक्स ने जो लोन दिया था किंगफिशर एयरलाइंस को किस बेसिस पे ये अप्रूव किया गया, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो आरबीआई की मंजूरी जरूरी होती है। आरबीआई को पूरा इत्तला की जाती है कि किन किन कंपनीज को बैंक लोन दे रही है, किन किन कंपनीज को बैंक डेट रिस्ट्रक्चर कर रही है। तो क्यों उस समय आरबीआई ने इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया। लेकिन साथ में जो 17 बैंक हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद ये साफ तौर से निकल कर आया है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे ये लोन दिए गए थे। और इस आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो बाकी आईडीबीआई को छोड़कर जो बाकी बैंक्स ऑफिशियल्स हैं वो भी समन किए जाएंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। तो लिहाजा अब ये जो मामला है ये पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बैंक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेगुलेटरीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक बड़ा झटका यहाँ पर रेगुलेटर्स को देखने। हाँ, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे खबरों में। यूके में टाटा स्टील के खिलाफ जांच शुरू हो गई। यूके के अखबार द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक टाटा स्टील के खिलाफ यूके में सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने जांच शुरू कर दी है। द डेली टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक टाटा स्टील पर अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले उससे संबंधित फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि टाटा स्टील ने इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं की। साथ ही सीरियस फ्रॉड ऑफिसर ने भी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक टाटा स्टील पर फर्जीवाड़े के आरोप की जांच से कंपनी के 500 बड़े कस्टमर्स प्रभावित होंगे, जिनमें बीएई और रोल्स रॉयस भी शामिल है। तो दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए टीवी व्हाइट स्पेस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का प्रयोग काफी सफल हुआ है। सरकार अब ईआरनेट इंडिया को नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए देश भर में स्पेक्ट्रम देने की योजना बना रही है। इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए ईआरनेट जल्दी गूगल से करार कर सकती है। दूर दराज के इलाकों में कॉल ड्रॉप और कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। इन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 8 कंपनियों को ट्रायल बेसिस पर टीवी व्हाइट स्पेस स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था। इसमें से ईआरनेट इंडिया को करीब 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ था। ईआरनेट का नेटवर्क ट्रायल पूरी तरह से सफल हुआ है। अब सरकार इसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी को अब नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पूरे देश में स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा सकता है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आने की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। सरकार के पास 100 मेगाहर्ट्ज टीवी व्हाइट स्पेस स्पेक्ट्रम काफी लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। इस स्पेक्ट्रम की कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है। इसमें नेटवर्क लगाने का खर्च दूसरे बैंड्स के मुकाबले 1/4 है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी टेस्टिंग के लिए सरकार से इस स्पेक्ट्रम को देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने दोनों की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार के मुताबिक किसी भी कंपनी को यह स्पेक्ट्रम मुफ्त में नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार ईआरनेट इंडिया को नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की योजना बना रही है और इस प्रोजेक्ट के लिए गूगल टेक्नोलॉजी पार्टनर हो सकता है। अगर सरकार की योजना परवान चढ़ती है तो इसमें सरकार की डिजिटल इंडिया, ई सिटीजन, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी आसानी से सफल हो सकती हैं। दिल्ली से असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
तो चलिए आपको बताते हैं कि गूगल के द्वारा ये प्रोजेक्ट लून जो शुरू किया गया है ये क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा। जमीन से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर बलून्स उड़ाए जाएंगे प्रोजेक्ट लून में, और बलून्स 40 से 80 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट मुहैया करवाएंगे। 2.6 गीगाहर्ट्ज बैंड में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाएगा और सोलर पावर्ड ड्रोन्स के जरिए इंटरनेट ट्रांसमिट किया जाएगा। तो सोलर पावर्ड ड्रोन्स की इसमें मदद ली जाएगी और मोबाइल टावर्स की जगह काम करेंगे बलून्स। और बलून टेक्नोलॉजी टावर खड़े करने वाले मॉडल के मुकाबले काफी सस्ती भी होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट लून से फायदा क्या होगा। तो प्रोजेक्ट लून से क्या फायदे हैं? लोकल टावर लगाना मुमकिन नहीं, वहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूर मिल सकती है और लून इंटरनेट से जगहों की पहचान करने में आसानी भी होगी और एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी इससे बेहतर हो जाएगा और डिजिटल इंडिया को साकार करने में इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी। तो चलिए प्रोजेक्ट लून से क्या क्या फायदा होगा ये भी हमने आपको बताया और 40 से 80 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट भी मुहैया बड़ी आसानी से हो सकता है। बढ़ते आगे, भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय एयरटेल ने एयरसेल का 8 सर्कल में 4G स्पेक्ट्रम खरीद लिया। ये डील 3,500 करोड़ रुपए में हुई और एयरसेल के पास 8 सर्कल में 4G स्पेक्ट्रम है। एयरटेल ने एयरसेल से 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम खरीदा, जबकि एयरटेल के पास 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पहले से मौजूद है। तो वहीं रिलायंस जियो के पास देश भर में 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है। इस डील के बाद एयरटेल के पास देश भर में 4G स्पेक्ट्रम हो जाएगा। आपको बता दें फिलहाल एयरटेल देश भर के 18 सर्कल में 4G सेवाएं दे रही है। इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया भी 4G सेवाएं दे रहे हैं, जबकि रिलायंस जियो दिसंबर तक अपनी 4G सर्विस शुरू कर सकती है। और असीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, एक कड़ी टक्कर कहा जा सकता है देने के लिए तैयार है वह एयरटेल रिलायंस जियो को? जी डेफिनेटली रिलायंस जो अपनी अपनी सर्विसेज शुरू करने वाला है। कंपनी के पास पूरे देश में 4G स्पेक्ट्रम है और वो पूरे देश को पूरी कवरेज जो है वो दे सकता है। तो ठीक उसी तरह से भारती के पास सिर्फ 9 सर्किल में 2300 मेगाहर्ट्ज था, उसने 8 सर्किल में और जो है एयरसेल से जब स्पेक्ट्रम जो है खरीद लिया, यानी कि कंपनी भी करीबन पैन इंडिया ऑपरेटर जो है वो बन गई है 4G सर्विस देने के लिए। तो एक कड़ी टक्कर दोनों ऑपरेटर्स के बीच में होगी। बाकी भी टेलीकॉम कंपनी है जिनके पास की 4G सर्विसेज उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें कि वोडाफोन है, आइडिया सेलुलर है। तो ये सारी कंपनियां 4G वार के लिए जो है वो तैयारी अपनी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हसीम आपका। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो के 4G लाइसेंस को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने रिलायंस जियो के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका खारिज होने के बाद अब रिलायंस जियो का 4G लाइसेंस रद्द नहीं होगा। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के तहत वॉइस और डेटा सर्विस देने की हरी झंडी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने अपने कमेंट में कहा कि सरकार के पास स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस तय करने का अधिकार है। तो चलिए बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। कमजोर विदेशी संकेतों के चलते बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार ने दायरे में कामकाज किया। फाइनेंशियल ईयर 2017 के पहले हफ्ते में बाजार 2.5% गिरा। सेंसेक्स 11 अंक गिरकर और निफ्टी 9 अंक चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेक्नोलॉजी शेयर्स में देखी गई। सीमेंट, पावर, रियल्टी, कैपिटल गुड्स शेयर्स में खरीदारी देखी गई। सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स होगा और वहां पे बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं है। इसी के कारण आई थिंक एफआईआईज थोड़ा एक्सपोजर कम कर रहे हैं। लगता है कि मार्केट फ्लैट से माइल्डली पॉजिटिव जोन में रहेगा अप्रैल एंड तक, और मॉनसून का जो फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से आएगा वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अर्निंग सीजन जो है वो अब ऑन द एनुअल है। इन्फोसिस के रिजल्ट नेक्स्ट वीक से हैं और थर्डली एक बड़ा इवेंट था जो आरबीआई पॉलिसी थी वो भी डिस्काउंट हो गई है। फोर्थली ग्लोबल क्यूज जो है वो भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में है, वेयर डाउ हैज गिवन अप ऑल द गेन्स फॉर कैलेंडर ईयर 2016। तो आई थिंक ये कॉशन थोड़े दिन और रह सकती है। हमें लगता है 7300 एक बॉटम है, लेकिन 73 और 7500 के बीच में या यहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्शन करनी है और कन्विक्शन के लिए बाय करना है फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट एंड बियॉन्ड दैट।
तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का कहना है कि बैंक अगले कुछ दिनों में ब्याज दर घटा सकते हैं। आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% रेट कटौती के बाद उम्मीद की जा रही है कि बैंक इस कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचाएंगे। शक्तिकांत दास के मुताबिक सरकार ने वित्तीय घाटा 3.5% रखकर बैंकों को संदेश दिया है कि वो ब्याज दर में कटौती करें। शक्तिकांत दास की मुताबिक भारत कम ब्याज दरों के दौर की ओर बढ़ रहा है। और नई दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली शान पंजाब ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुरक्षा को पुख्ता करने के अपने वादे को निभाते हुए आज शान पंजाब को हरी झंडी दिखाई। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाने के बाद अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने देश की पहली पूरी तरह सीसीटीवी से लैस ट्रेन शान पंजाब को हरी झंडी दिखा दी है। शान पंजाब के हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली शान पंजाब के हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगाकर रेलवे ने अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पुख्ता करने की कोशिश की है। आज बजट में जिस बात का ऐलान हमने किया था उसका आगे का अगला कदम, उसके अमल लाने का कदम आज उठाया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले मेंबर मैकेनिकल उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। हमें पता है इस बात का कि सफर करने वाले लोगों की सुरक्षिता ये हमारी एक आम प्राथमिकता है। शान पंजाब के एक कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि पूरी ट्रेन में 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगने में करीब 35 लाख रुपए का खर्च आया है। हर कोच में एक डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी मौजूद है, जो कैमरे की फुटेज को रिकॉर्ड करेगा। डीवीआर में 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे ऑफलाइन मोड पर ही चलेंगे और इसकी मॉनिटरिंग ट्रेन के गार्ड रूम में गार्ड ही करेगा। रेलवे की कोशिश है कि सीसीटीवी कैमरों को जीपीएस से जोड़कर रियल टाइम बेसिस पर फुटेज की रिकॉर्डिंग की जाए। अगर ऐसा होता है तो सीसीटीवी कैमरे को कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके डोर में कैमरा लगे, डेट आर नॉर्मल कैमरा, दैट्स कॉल्ड एनालॉग कैमरा। और जो इसके पैसेज में लगे हैं दैट्स आर आईपी कैमरा। वो आईपी कैमरा दैट आर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जो पूरा कंपार्टमेंट को कवर अप करेगा। और जो इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी, जो इसकी सारी रिकॉर्डिंग होगी सारी इसकी हार्ड डिस्क में होगी, जो हमारी हार्ड डीवीआर बॉक्स के अंदर लगी हुई है। ट्रेन के हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरों को इस तरह से लगाया गया है कि इससे किसी की भी प्राइवेसी भंग ना हो। सीसीटीवी कैमरों को बोगी के सभी दरवाजों और गैलरी में लगाया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सफर के दौरान सुरक्षा को लेकर बजट भाषण में ऐलान किया था कि वो सीसीटीवी कैमरे की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करेंगे। अब देखना यह है कि शान पंजाब के सीसीटीवी कैमरे यात्रियों के सफर को कितना सुरक्षित बनाते हैं। दिल्ली से समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर के लोग ओसामा बिन लादेन को कुख्यात आतंकी के तौर पर जानते हैं, लेकिन मौत का इस सौदागर सोने में निवेश का भी बड़ा सौदागर था। खुलासा हुआ कि लादेन ने सोने में भारी भरकम निवेश किया था। इतना ही नहीं, सोने को लेकर ओसामा बिन लादेन काफी बुलिश भी था। दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को सोने की चमक से बेइंतहा प्यार था। खतरनाक हथियारों के माहिर खिलाड़ी लादेन को सोना और सोने के सिक्के खरीदना पसंद था। लादेन को लगता था कि सोने की कीमतों में तेजी आएगी। लादेन ने अल कायदा के जनरल मैनेजर को लिखा था कि सोने का भाव $3000 प्रति आउंस तक जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लादेन ने अपने आतंकवादी संगठन अल कायदा के जीएम अतिया अब्द अल रहमान को लिखे लेटर में कहा था कि सोने में मौजूदा गिरावट ज्यादा दिन नहीं चलने वाली और एक बार फिर सोना $3000 प्रति आउंस जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस लेटर की जानकारी मिल गई थी। आतंक के सरगना लादेन को सिर्फ हथियारों की ही परख नहीं थी, निवेश के मामले में भी लादेन मास्टरमाइंड था। लादेन ने अफगानी राजनयिक को छोड़ने की एवज में जो $50 लाख की रकम ली थी, उसमें से 1/3 रकम सोने, 1/3 यूरो और बाकी रकम कुवैत की मुद्रा दिनार और चीन के युआन में निवेश की गई थी। मरने से पहले ओसामा बिन लादेन को सोने का भाव नीचे जाने से भारी दुख था। प्रदीप यादव, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि बैंक बोर्ड अहम रोल निभाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो बैठक में एनपीए पर भी चर्चा हुई और आईडीबीआई बैंक में बदलाव की प्रक्रिया भी।
जारी है, ऐसा कहना है वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का। तो बैंक बोर्ड बैठक पर जयंत सिन्हा ने कुछ खास बातें कही हैं। हम आपको बता दें, IDBI बैंक में बदलाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसा साफ कहा जयंत सिन्हा ने। और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर भी सेक्रेटरी पैनल काम कर रहा है। हम लोगों ने 4-5 मुद्दों पे चर्चा की। पहली बात तो ये थी कि जो आज के समय बैंक बोर्ड्स जो हैं, जहां अभी डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन्स की वैकेंसीज हैं, उनको किस प्रकार से भरना चाहिए, तो एक इस मुद्दे पे चर्चा हुई। दूसरे मुद्दे पे चर्चा हुई वो ये थी कि स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं और जो NPA रिकग्निशन बैंक्स का हो रहा है, उसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसका किस तरीके से समाधान किया जाए, ये दूसरा विषय था। तीसरा विषय जिस पे हम लोगों ने चर्चा की वो ये था कि अगर हम लोगों को बैंकों को सहयोग देना है, समर्थन देना है, जिसमें कि वो विनिंग स्ट्रैटेजीज तैयार करें, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, बैंक के बोर्ड्स के साथ किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ 360 में इतना ही, दीजिए इजाजत।